जय हिंद दोस्तों। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे और बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम अपने इस सीरीज़ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग इस सीरीज़ में जो भी हमारे मैथ्स के चैप्टर आते हैं, चाहे वो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में आते हों, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम में आते हों या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आती है, वो सारे चैप्टर और टॉपिक हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा गाइडेंस देना चाहती हूँ, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है अभी तक अपने प्रिपरेशन के दौरान, और मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी देना चाहती हूँ, जिससे जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प भी करेगी और आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है? आप लोगों को क्या करना है, जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस दौरान आप देखेंगे कि क्या होता है, आपका कभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। कभी आपको लगता है कि बिल्कुल भी आपका पढ़ने का मन नहीं करता, है ना? ऐसा हो जाता है, कभी आपके मन में ये थॉट्स आते होंगे कि कितना भी पढ़ लो नहीं हो रहा है, या एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आते, जो मैं पढ़ता हूँ वो नहीं आता। तो देखो, ये चीज़ें जो होती है ना, वो सभी के साथ होती हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बस मेरे साथ ही हो रहा है और मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। जो आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन हैं, बाकी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वे सभी लोग आपकी कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेट रखना होगा। जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि सीजीएल का रिज़ल्ट आया, है ना? जीडी का भी रिज़ल्ट आया, और भी जैसे आरपीएफ, एसआई का कट ऑफ आपको देखने मिला। और भी कई सारे आपने देखा कि रिज़ल्ट्स आए हैं, तो आपको देखने को मिलता होगा, यूट्यूब पे आप सर्च करते होंगे, जो कि सच भी है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्कैम होता है। कहीं न कहीं जो है वो करप्शन हो रहा है, यानी कि जो बच्चे डिज़र्व करते हैं, कहीं न कहीं वो रह जाते हैं, ठीक है? ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें होती तो हैं और हो रही हैं, लेकिन ये सब देख के आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, और डिमोटिवेट करके ये नहीं सोचना है कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी है कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो, हम लोगों को अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी होगी। क्योंकि अगर आप मेहनत करना छोड़ भी देंगे ना, तब भी आपको ना वो मतलब अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि आपने क्यों छोड़ दिया। आपको फिर भी वो सुकून महसूस नहीं होगा। आप पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा और तभी आप कुछ कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि स्कैम हो रहा है तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है? चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है सिस्टम में, ये सब सभी लोग जानते हैं, सब कोशिश भी कर रहे हैं। आप भी उसमें अपना सहयोग करो और हम लोग भी उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माइंड में नेगेटिविटी बैठा के बस आराम से बैठ जाएँ और पढ़ाई छोड़ दें। तो ऐसा भी आपको नहीं करना, अपने आप को मोटिवेट रखिए, थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी देखिए। ये भी देखिए कि हाँ, ऐसा ही नहीं है कि जितने भी सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो सारे ही करप्शन से सिलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। जो मेहनत कर रहे हैं, वो भी सिलेक्ट हुए हैं। जो मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने कैसे मेहनत की है, लगातार अपने आप में कंसिस्टेंसी बना के रखी है, वो सब चीज़ें देख के आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए और ऐसे सोचिए कि हाँ, मैं भी एक दिन ये जॉब या फिर ये आपकी जो भी ड्रीम जॉब है, वो ले लूँगा या ले लूँगी। ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि दिमाग को अच्छा रखने के लिए आपको अपनी सेहत पे भी काम करना है, यानी कि अपने फिज़िकल जो आपका, चाहे आपकी कोई बीमारी है, आपको लग रहा है कि मेरे मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप अपने सेहत के लिए योगा भी कीजिए, है ना? मेंटल पीस के लिए भी आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी बहुत रनिंग कीजिए। सेहत अगर अच्छी रहेगी, मतलब अगर आपका फिज़िकल अच्छा रहेगा, तो जो मेंटली लेवल है वो भी आपका अच्छे से काम करेगा। वो आप मतलब आप देखोगे कि जब आप फिज़िकली फिट हो, तो वो माइंड है ना, वो भी आपका स्पीड अप हो जाता है, यानी वो भी अच्छे से काम करता है। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ आपसे कि आप चीज़ अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए थोड़ी बहुत अपने आस-पास पॉज़िटिव वातावरण बनाओ, चीज़ों पॉज़िटिव चीज़ें भी देखो, सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें हमेशा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी नेगेटिव चीज़ें देखोगे, तो आप कभी भी यूट्यूब खोलोगे तो नेगेटिव ही आता चला जाएगा। तो ऐसे हमेशा नेगेटिव नहीं देखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉज़िटिव भी देखना है, पॉज़िटिव एस्पेक्ट भी देखने हैं, और लोग मेहनत करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, आप भी मेहनत करोगे, सिलेक्ट होगे, एक ना एक दिन आपको भी जॉब मिलेगी। ज़रूरत किसकी है? लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएँगे, तो फिर सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, मॉक टेस्ट लगाने से आप चीज़ें जो सीखी हैं, वो आप एप्लाई करना सीखते हैं मॉक टेस्ट में। जो टाइम प्रेशर आपको एग्ज़ाम में फ़ील होने वाला होता है, उस टाइम प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, वो आप मॉक टेस्ट से ही सीखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आपने सारा सीख लिया और एग्ज़ाम में जाके देंगे, फिर वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो टाइम प्रेशर कैसे झेलना है, उस टाइम पे अपने आप को कैसे काम डाउन रखना है, वो माइंड को हैबिट बनानी पड़ती है, तो वो आपको मॉक टेस्ट से ही मिलेगी, ठीक है? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
तो देखते हैं, आज मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में अभी तक जो पढ़ाया है, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा अच्छे से। बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई थी मैंने और बेसिक क्वेश्चन भी कराए थे, थोड़ा-सा आपकी इसके ऊपर समझ बन गई होगी। तो अब अगर समझ बन गई तो आज हम कुछ सीजीएल के और एमटीएस में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसके रेशियो प्रोपोर्शन के, आज वो देखेंगे। आप भी अपने एंड से कोशिश करेंगे वीडियो पॉज़ करके उन क्वेश्चन्स को सॉल्व करने की, ठीक है? और फिर मैं तो बताऊँगी कि कैसे सॉल्व करना है कि कम वक़्त में क्वेश्चन जो है उसका आंसर निकल जाए, ठीक? चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो सीजीएल के प्री में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याएँ 1/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएँ उनका अनुपात दे रखा है 4/5, 5/6 और 9/10, ठीक है? तो उसमें बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है, तो वो संख्या ज्ञात करो जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है। यानी कि हमें बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है? तो पहले तो बस मेरे को आपको इस क्वेश्चन में ये समझाना था, क्वेश्चन आसान है, आप लोग कर लेंगे मुझे उम्मीद है ऐसी, अगर आपने अभी तक के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस किए हैं, तो बिल्कुल आप कर पाएँगे और नहीं कर पाएँगे अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये क्वेश्चन यहीं की यहीं इसी क्लास में समझ में आ जाए, ठीक है? तो 3 संख्याएँ किस-किस अनुपात में हैं? आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में 4:5 है ना? और उसके अलावा 5:6 है, 5:6 है और कितना है? और 9:9:10 है, मतलब 9/10 है। इस तरीके से संख्याएँ हैं। तो अगर आप इनको अब इनका अनुपात निकालना है तो कैसे निकालोगे इनका अनुपात? देखो इनके ये जो है डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो ये हर जो है वो समान होने चाहिए, तब हम इसका अनुपात निकाल पाएँगे। तो हर को समान करने के लिए इन सब का एलसीएम ले लो। तो आपने 5, 6 और 10 का एलसीएम लिया तो कैसे लोगे? आपको पता है 5 और 10 का एलसीएम वो 10 ही होगा। अब 10 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो कि 6 के टेबल में भी वो नंबर आ जाए। क्या कहा मैंने? 10 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे 10 एकम 10, 6 के टेबल में नहीं आता, 10 दूनी 20, 6 के टेबल में नहीं आता, 10 तिया 30, 6 के टेबल में आता है, ठीक है? और 5 के टेबल में तो जब 10 ही आता है तो 10 के सारे मल्टीपल 5 के टेबल में आएँगे, तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 30 हो गया। यानी 30 बनाना है सबको, सबको 30 बनाओगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ 30 बनाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ 30 बनाओगे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बात क्लियर है ना? अब जब ये सेम हो गए तो इनको आपने काट दिया, ठीक है? रेशियो निकाल रहे हैं ना हम, तो जो सेम होता है वो हम काट देते हैं। अब कितना आ गया रेशियो? 6 चौक 24, 5 पंजे 25 और 9 तिया 27। ये आ गया तीनों संख्याओं का अनुपात। उसने बोला है कि जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इनके बीच का अंतर हमें दिया हुआ है ना? उसने बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। तो आपने देखा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 3 है। तो इस 3 की वैल्यू 12 है क्वेश्चन इसमें। उसने पूछा वो संख्या बताओ जो ना सबसे छोटी है और ना सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी ये मतलब तो ये वाली संख्या है ना जो ना छोटी है ना बड़ी है, ये तो भी चलता है। उसने 25 की वैल्यू पूछी है आपसे। तो आप देख सकते हैं 3 का 4 गुना हो रहा है 12, तो 25 का भी 4 गुना कर दो कितना आ जाएगा? 100। यानी वो संख्या कौन-सी है? 100। कौन-सा जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर कौन-सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है? कर पाएँगे इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो? अच्छा, एक चीज़ और मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास मेरी और कंटिन्यू करते भी हैं, तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें मुझे सपोर्ट करने के लिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें और क्वेश्चन हम जो है इस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं, उनके बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन भी हम अपनी वीडियोज़ में हमेशा देखते रहेंगे। ठीक है? तो चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये एमटीएस के 2021 में पूछा गया है। मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे वो किसी भी चैप्टर के हों, आप कभी भी कंपेयर करके देखिए ना सीजीएल का जो प्री है चाहे सीएचएसएल का प्री है, सीएचएसएल में भी अच्छे होते हैं लेकिन उससे भी अच्छे एमटीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एमटीएस में देखो रेशियो क्वेश्चन नहीं 2021 में पूछा गया और कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है। फिर 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है और शेष 81 डीजल वाहन है। तो हमें बताना है इस हाउसिंग सोसाइटी में दुपहिया वाहनों की संख्या कितनी है? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया टू व्हीलर, ठीक है? और 4 पहिया को लिख दिया मैंने फोर व्हीलर, ठीक है? ऐसा है और इनका अनुपात कितना है? 11:9 है, इनकी संख्या का अनुपात। तो कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि इसमें से 3/4 जो है सॉरी 1/4 जो है वो क्या है? 1/4 जो है वो पेट्रोल है, पेट्रोल को मैंने पी से दिखा दिया। अगर 1/4 पेट्रोल है,
तो मुझे बताओ 3/4 जो होंगे वो क्या होंगे? वही डीज़ल वाहन होंगे बचे हुए, वही वाले डीज़ल वाहन होंगे, है ना? इसमें से 4 व्हीलर 4 पहियों वाले में से बता रहा है वो। तो इसका मतलब 9 का 1/4 और यहाँ पर भी 9 का 3/4। इसी का तो 3/4 निकालोगे, है ना? क्योंकि उसने बोला है कि 4 पहिया वालों में से जो बचे हुए वाहन बचे हुए किसने कितने हैं? 3/4 क्योंकि 1/4 पेट्रोल वाले हैं। तो इनकी संख्या दे रखी है, यानी कि इसकी संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है इनकी संख्या? 81 दे रखी है ना? तो आपने देखा 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है? यहाँ पे 1 आया, अब इस 4 को आपने वहाँ भेज दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 तिया 12, 1 की वैल्यू 12 आ गई और हमसे पूछा दुपहिया वाहनों की संख्या, यानी कि हमसे 11 की वैल्यू पूछे, तो आप 11 की वैल्यू निकाल देंगे। 11 इंटू 12 कितनी आ जाएगी? 132। कितने हैं वाहनों की संख्या कितनी है? दुपहिया वाहनों की संख्या कितनी है? 132। क्लियर है चीज़? अच्छा है क्वेश्चन। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देती हूँ, आप खुद वो घर से ट्राई करना, ठीक है? क्या है कि 900 ग्राम द्रव्यमान के हलवे में 3 अवयव हैं, आटा, चीनी और मक्खन। इसने कहा है कि आटा चीनी से 3 गुना और चीनी मक्खन से 2 गुना, यानी आटा, चीनी और मक्खन का आपको क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है और आपसे पूछा है कि हलवे में आटा कितना है। ठीक है? तो आप आटा, चीनी और आटा, चीनी और मक्खन का अनुपात लेंगे, उन सबको ऐड करेंगे क्योंकि उन सब की वही तीनों अवयव की वैल्यू कितनी है, जो जितना भी हलवा है 900 ग्राम, और फिर जो भी आटे का जो अनुपात है, वो निकाल देंगे। निकाल लेंगे, ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता है, आंसर नहीं आता है, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे या फिर टेलीग्राम चैनल में जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, उस पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आता है तो। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि क्वेश्चंस तो हम लगातार कर ही रहे हैं, तो हम करते ही रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ ये नोटिस किया करो, ये जो मैं तरीके बता रही हूँ, कि ये नहीं कि आपने ये तरीके सीखे और अभी के अभी कर लिया और हो गया। आपको ये तरीके ना हर क्वेश्चन में, मतलब चाहे आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो और कोई चैप्टर भी अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं, तो ये तरीके आपको उनमें भी लगाने हैं। जो मैं आपसे बताती हूँ कि कभी ऑप्शन से उठाओ, ठीक है? या कभी यूनिट डिजिट से देखो। तो ये तरीके आपको हमेशा अप्लाई करने का अपने अंदर हैबिट बनानी है, ठीक है? जब आप हैबिट बनाएँगे ना, तो चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान होती चली जाएँगी, ठीक है? देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। देखो सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया है कि ₹702 राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में कित विभाजित करने की बजाय इसे 3:4:6 में विभाजित कर दिया। मतलब 1/3, 1/4, 1/6 करना था, लेकिन 3, 4, 6 में विभाजित कर दिया। तो उसने पूछा है कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? वो होगा ना कि जब गलत हुआ है, तो किसी को ज़्यादा मिले होंगे, तो किसको सबसे ज़्यादा मिले और कितने ज़्यादा मिले, हमें ये बताना है। तो देखना, तो देखो अनुपात क्या था? अनुपात क्या था? अनुपात था 1/4, 1/1/3, 1/4 और 1/6। ये अनुपात एक्चुअल, मतलब ये रखना था, ये रखना था। हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया 3:4:6 कर दिया, इसमें बाँट दिया। कितने रुपए को? ₹702 को, ठीक है? तो पहले इसका आप अनुपात निकालोगे बट्टे में, इसको अच्छे से निकालोगे अनुपात, कैसे निकालोगे? सबको सेम करोगे, मैंने कहा था 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो इसको 24 बनाया तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना? इसको 24 बनाओगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 24 बनाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 दूनी 12, 12 ही आता है वैसे, मैंने भी क्या 24 कर दिया, 12 आ जाता। 12 कर लो, चलो 12 करो, 3 चौके 12, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है? 4 आएगा और 4 तिया 12, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 3 आएगा और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? तो अनुपात होना चाहिए था 4:3:2 होना चाहिए था। यही बात है ना? लेकिन कर दिया हमने कितना? 3, 4, 6, ये ₹702 बाँटे हैं। तो आप भी देख पा रहे हो कि इसको 4 मिलने थे, 3 मिले, तो इसको तो कम मिले, इसको तो लाभ हुआ नहीं, ठीक है? दूसरा पर्सन जो है, उसको 3 मिलने थे, 4 मिले, यानी कि 1 का लाभ हुआ। अच्छा, इस पर्सन को 2 मिलने थे, 6 मिले, यानी इसको 4 का लाभ हुआ। तो आपको सीधे-सीधे दिख रहा होगा, जो तीसरा वाला पर्सन है, इसको ही सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। उसने पूछा भी कि कितना लाभ हुआ है, ये भी बता दो। तो हम केवल यही निकालेंगे कि कितना 4 का लाभ हुआ है, तो उस 4 की वैल्यू निकालेंगे। सारे पैसों को बाँटने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप जरा मुझे ये बताओ, कौन है ये तीसरा पर्सन? तीसरा पर्सन है नरेश। नरेश को हुआ है ना? नरेश को ही हुआ है। नरेश है ना तीसरा पर्सन, नरेश है, तो नरेश को जो है वो ज़्यादा लाभ हुआ है। तो आप देखो कि ये 702 है, इसका पहले हिस्सा यहाँ निकालो, 2 की वैल्यू, नरेश को कितने रुपए मिले? 4, 3, 7, 2, 9। 9 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे और 2 की वैल्यू निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 से आपने डिवाइड किया, 9 सत्ते 63, 7 इसको दे दिए तो 9 अट्ठे 72, ये आएगा, है ना? 9 सत्ते 63, 7 इसको 9 अट्ठे 72, 78 इंटू 2, यानी इस 2 की वैल्यू कितनी है? 78 इंटू 2, ठीक है? इतने पैसे मिले नरेश को। और दूसरे टाइम में नरेश को कितने रुपए मिलेंगे? आप देखो 702 रुपए हैं। आपने देखा 4, 3, 7, 7 और 6 13, 13 से डिवाइड किया और किसका हिस्सा निकालना है? नरेश का, और 6 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही करेंगे। 13 से आपने काटा इसको, 13 पंजे 65, 5 इसको दे दिया तो 13 चौक 52, यानी इसको पैसे कितने मिल गए? 54 इंटू 6, इतने पैसे मिल गए। तो एक तो मैं ये बताना है कि नरेश को हुआ है ज़्यादा लाभ, और ये करना है कितना ज़्यादा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस बताना पड़ेगा कि पहले इतने पैसे मिलने चाहिए थे और मिल इतने गए, तो दोनों का डिफरेंस बताना है। तो दोनों का डिफरेंस बताना, तो मेरे को दिख रहा है इन दोनों में 2 कॉमन है, मैं 2 कॉमन ले लूँगी, और इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? बताओ, 8, 7, 15, 5, 4, 9, ये 9 के टेबल से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 और कॉमन आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करूँगी कि मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो। मैं ऐसे कर रही हूँ, देखो, मैं लिख के बता दूँ तो आपको समझ में आ गई मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे कर रही हूँ मैं, डिफरेंस ही तो निकालना है। तो मैंने क्या किया, 2 इन दोनों में, तो 2 यहाँ कॉमन ले लिया। यहाँ पे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन ले लिया। ठीक है? इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगी। जब मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया तो 26 बचा, 26 3 78 होते हैं। ठीक है? जब मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया, इसमें से 3 कॉमन लिया तो 18 बचा, और इसमें से 2 कॉमन लिया था, ये वाला, तो यहाँ पे 3 बचा। समझ पाए क्या किया मैंने? तो 18 तिया 54, 54 में से अगर 26 जाएँगे तो 14 में से 6 गया 8, और 4 में से 2 गया 2, 28, 28 इंटू 3 दूनी 6, 28 इंटू 6 करो कितना आएगा? 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 रुपए का लाभ हो गया किसको? नरेश को। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे मैडम ने माइनस तो लगाया नहीं, क्योंकि ये तो 18 तिया 54 तो ज़्यादा था, तो माइनस तो नहीं लगाया। तो माइनस इसलिए नहीं लगाया, मैंने क्या कर दिया, इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मुझे सिर्फ बताना है कितने पैसे ज़्यादा मिले। तो आप 54 माइनस 6 यहाँ रखते, 78 माइनस 2 यहाँ रखते, तब भी प्लस में आता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इसमें डिफरेंस निकालना था, ये माइनस में आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बताना है कि पैसे कितने ज़्यादा मिले। तो उसको 168 रुपए ज़्यादा मिल गए नरेश को। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है? कौन-सा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज़? कर लेंगे। और दूसरी देखो, अगर आप यहाँ पे ऐसे भी करते 78 इंटू 2 करते हैं या 54 इंटू 6 करते, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता था। मैं हमेशा ऐसे प्रेफ़र करती हूँ, अगर किसी चीज़ का डिफ़रेंस लेना हो या ऐड भी करना हो, तो मैं देखती हूँ कि मल्टीप्लाई पहले ना करूँ, कॉमन ले लूँ पहले। कॉमन लेने से संख्याएँ छोटी जाती हैं। जब छोटी संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जल्दी भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, दूसरा उनमें गलती होने के भी चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए कभी आपको अगर बड़ी संख्याएँ हैं, उनका डिफ़रेंस या ऐड करना है, तो आप हमेशा कोशिश करें, उनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। क्योंकि अगर 2 भी कॉमन आता है तो भी संख्या काफ़ी छोटी हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ 3 बचा, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ 18 बचा। अब 18 तिया 54 करना आसान है, क्योंकि 18 का टेबल तो आप जानते होंगे, बाकायदा आप 54 का टेबल नहीं जानते होंगे। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको सीखते रहनी है। हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ न कुछ नई चीज़ ऐड करके बताती हूँ, और वो कुछ सिर्फ़ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं होती है, वो आपको हर जगह अप्लाई करनी है जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है? ये चीज़ें जो आपको आगे ले जाएँगी और औरों से बेहतर बनाएँगी। क्लियर है? तो अब देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से सीखते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को है कितने कम समय में कर पा रहे हैं। ठीक? सीजीएल में ही पूछा गया है 2021 में कि र र रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 हैं। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है, तो अंग्रेजी में उसके कितने अंक हैं ये बताने हैं। तो आप देख रहे हैं, एक बार तो हमें उसने अंग्रेजी और साइंस का रिलेशन दे दिया, उन दोनों का अनुपात दे दिया एक तरीके से, क्योंकि उसने कहा कि अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने, यानी कि इसको अगर 1 मिला है तो उसको 2 मिले हैं। किसमें? अंग्रेजी में 2 मिले हैं। अगर साइंस में 2 मिले हैं तो अंग्रेजी में 4 मिले हैं, मतलब एक तरह से अनुपात दे दिया। ठीक है? फिर दूसरी दूसरी लास्ट वाली लाइन में देख पा रहे हो आप, उसमें लिखा है कि अंकों का अनुपात 2:3 है। किसका? अंग्रेजी का और गणित का। तो वहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स के बीच में रिलेशन दिया।
तो यहाँ पे देखो आप रेशियो तीनों को कैसे निकालो, आपको तीनों का निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको तीनों के कुल मिला के मार्क्स पता है, तो तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या देखना है, जब ऊपर जो अनुपात दिया है वो किसका दिया है, अंग्रेजी का और विज्ञान का, और जो नीचे अनुपात दिया है वो किसका दिया है, अंग्रेजी का और गणित का। तो दोनों में क्या कॉमन है, अंग्रेजी। मैंने कहा था जो चीज कॉमन है वो बीच में रखते हैं। तो आप ऐसे रखोगे, एक जगह विज्ञान, ठीक है, एक जगह अंग्रेजी, ठीक, और एक जगह गणित। मैंने अंग्रेजी को बीच में रख दिया क्योंकि दोनों अनुपात जब दिए हैं तो उसमें अंग्रेजी कॉमन है दोनों में। उसने बोला है कि विज्ञान से दुगने, अगर इसमें एक है तो इसमें दो, है ना। और फिर दे रखा है अंग्रेजी और गणित का अनुपात कितना, 2:3। तो अंग्रेजी और गणित का दूसरी लाइन में लिखेंगे 2:3, ऐसे लिखोगे। फिर मैंने क्या कहा था, ये स्पेस खाली है तो यहाँ बगल वाला भर दो, ये भी स्पेस खाली है तो इसके भी बगल वाला भर दो। तो अगर अनुपात निकालने से पहले मैंने कहा था देख लेना कि अगर कुछ कॉमन हो तो तीनों में काट देना। तो मैंने देखा ये दो तीनों में कॉमन है, मैंने काट दिया। ठीक, अब यहाँ क्या आएगा, 1, 2, 3, यानी ये आ गया उसके अंकों का अनुपात विज्ञान, अंग्रेजी और गणित में। और तीनों का मिला के यानी 3, 2, 5, 1, 6, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 126। तो उसने पूछा तो अंग्रेजी में बताओ कितने के, अंग्रेजी में उसने 2 प्राप्त किए, 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, वैसे ही देख लो, ये देखो 3 से डिवाइड करके 2 आया ना, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए अंग्रेजी में, 42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आ रही है ये चीज। अगर आप ये देखो कि इन क्वेश्चन को अगर आप अभी नहीं कर पाओगे तो फिर एग्जाम में कैसे, फिर जब वो टाइम प्रेशर होगा आपके ऊपर तब आप कैसे कर पाओगे। इसीलिए इनको अभी से प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आता है तो आपको और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, नहीं आता है तो पहले ये सीखना है फिर अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मतलब ना करने का कोई चांस नहीं है। आप सोचो अभी नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे और टालते रहो, तो फिर वो करने वाला समय कभी आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो वो जो कहावत है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो उसको बिल्कुल अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करो। क्या? कि जो आप सोचते हो ना कि ना आज नहीं कर रहा, ये कल कर लूँगा, आज करने का मन नहीं है तो आज नहीं कर रहे, कल कर लेंगे। वो उसको पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करो कि कल तो आएगा ही नहीं करने के लिए, कल फिर आपका मन करेगा कि कल करेंगे। तो अभी करना है, प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है, अभी से लग जाना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अब बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं। अब आप देखोगे यूपीएसआई का भी फॉर्म आएगा, ना सीजीएल का भी फॉर्म आने वाला है, एमटीएस, सीएचएसएल, अब सारे फॉर्म आने वाले हैं। और फिर उनके एग्जाम की डेट भी आपको मिल जाएगी। मंथ तो अभी भी आपको कैलेंडर में दिखाई दिए गए हैं कि कौन से मंथ में कौन सा पेपर है। नहीं है अगर आपने देखा तो देख लो कौन से मंथ में है, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करो। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जब ये एग्जाम डेट आ जाएगी, तो आपकी एक स्ट्रैटेजी की भी और एक टाइम टेबल की भी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दो, किस तरीके से डिसाइड करें। ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, चारों सब्जेक्ट पे अपनी कमांड रखनी है, ठीक है? उसके साथ-साथ अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो टाइपिंग को भी अभी से 15, 20, 25 मिनट या आधा घंटा टाइपिंग को अभी से देते रहिए आप। क्योंकि ये मत सोचिए कि पहले मेरा प्री क्वालीफाई हो जाए, उसके बाद जब मैं मेंस की तैयारी करूँगा, तब मैं टाइपिंग स्टार्ट करूँगा या टाइपिंग स्टार्ट करूँगी। अभी से टाइपिंग को भी टाइम देते रहिए। और एक और बात ये कि आपको पता है कि अब सीजीएल के मेंस में कंप्यूटर भी आ रहा है और कंप्यूटर क्वालीफाई करना भी ज़रूरी है ना? तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन अभी से लगाते रहिए, जो अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीजीएल के ही प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या दिल्ली पुलिस, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस का जो मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। तो एसएससी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछता है कंप्यूटर के, ठीक है? आप उसके लिए भी क्या कर सकते हो, आप और जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो किसी स्टेट का हो, चाहे वो किसी और ऑर्गनाइज़ेशन का हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर उसमें जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको अभी से लगाते रहिए, याद करते रहिए। ख़ास करके कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म आती हैं, कीज़ जो होती हैं, शॉर्टकट कीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों को आपको क्या करते रहना है, रिवाइज़ करते रहना है। क्योंकि उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आप जब प्री क्वालीफाई कर लें, तभी मेंस की अलग से तैयारी करने बैठेंगे। अभी से लगे रहिए, जो चीज़ें आप अभी से कर सकते हैं, उनको अभी से करते रहिए, ठीक है? तो अगर आपको क्लास पसंद आती है, अच्छी लगती है, मेरा समझाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस मिलते रहेंगे और इस तरीके से नई-नई चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें, शॉर्ट मेथड्स और जो भी टिप्स हैं, वो सब हम यहाँ पे सीखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।